हे गाइस, दिस मैं हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग इस चैनल में फार्मा रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करते रहते हैं। तो आज फिर से एक फार्मा रिलेटेड टॉपिक ही होगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले बोल दो कि देखो, आज ईद है एंड आई विश यू वेरी हैप्पी ईद टू एवरीवन। तो देखो, जिस टॉपिक में बात होगा वो है जीपेट। जीपेट आप सबको पता है जीपेट के बारे में डेफिनेटली। तो जीपेट हर बीफार्म स्टूडेंट के लिए एक टारगेट बन जाता है और कहीं ना कहीं हर किसी को जीपेट क्रैक भी करना चाहिए और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी या फिर दूसरा अच्छा जगह पे मास्टर्स कर सकते हैं। आपको स्कॉलरशिप मिलेगा इसके बाद, जीपेट क्वालिफाई होने के बाद। तो वो सब आपको सब पता है या फिर वो सब कभी दिन और डिस्कशन करेंगे। जीपेट के बाद अगर आप नाइपर क्रैक कर लिया तो आप नाइपर में जाके आपका हायर स्टडी कर सकते हैं और नाइपर में काफ़ी अच्छा फैसिलिटी मिल जाता है। एनीवे, तो देखो, जीपेट के जिस टॉपिक पे बात करेंगे ना वो है हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिलेबस यू मस्ट लर्न टू क्रैक जीपेट। तो जीपेट का जो सिलेबस है ना वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो पूरा का पूरा सिलेबस सीखना काफ़ी मुश्किल होता है या फिर पूरा का पूरा सिलेबस कहीं ना कहीं ज़रूरी भी नहीं होता है। तो उस बारे में भी बात करेंगे कि मिनिमम कितना परसेंट सिलेबस या फिर कितना परसेंट सिलेबस करने से आपको एक बहुत अच्छा मार्क मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा बोल दूँ कि आई हैव completed MS from नाइपर अहमदाबाद लास्ट ईयर and before that I qualified GPAT twice, 2017 and 18. Rather than GPAT I qualified GATE chemistry also 2020 and CUSET 2018. तो देखो, चलो जीपेट का बात करते हैं। तो जीपेट का जो सिलेबस है ना, तो जो भी बच्चे जीपेट देने जा रहे हो या फिर आपका अपकमिंग टारगेट है जीपेट, तो आप सबसे पहले जीपेट का सिलेबस कलेक्ट करो, ठीक है। सिलेबस कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात बोल देता हूँ, नाइपर JEE का जो भी बच्चे हो जो अभी काउंसलिंग चल रहे हैं उनका, तो उनके लिए लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात रहेगा, तो आप लास्ट तक देख लो वीडियो और इस वीडियो को जूनियर तक भी फॉरवर्ड कर दो। देखो, जीपेट का जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस तो इतना ज़्यादा वास्ट है कि आप एक बार में सिलेबस नहीं कर सकते और सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ पोर्शन है जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस पोर्शन को आप इग्नोर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं है या फिर कोई भी यूनिट टेस्ट नहीं है कि आपको 5 चैप्टर 6 चैप्टर बोला गया और आप पूरा 5-6 चैप्टर करके जाओगे तभी आपको क्लास में हाईएस्ट मार्क मिलेगा। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो थोड़ा स्ट्रेटेजी है ना वो काफ़ी अलग होता है। तो आज मैं पूरा स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा हूँ कि किस तरह से क्या करना है। ये स्ट्रेटेजी का एक मेजर पोर्शन बोल सकते हो कि कितना पोर्शन आपको करना होता है, ठीक है ना। तो देखो, ये सिर्फ जीपेट सिलेबस के लिए बोल रहा हूँ, बट ये दूसरा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ऑलमोस्ट यूज़ कर सकते हो। थोड़ा 1-2 एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज होगा बट कर सकते हो। देखो, जो सिलेबस होता है ना उस सिलेबस में क्या रहता है, सपोज 40% सिलेबस ऐसा रहता है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कहीं कहीं पे ये और कम भी हो जाता है, 30% भी बन जाता है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो और बाकी जो 60% रह गए ना वहाँ से आता है सिर्फ 20% क्वेश्चन। तो आपको शायद थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि ये तो होना नहीं चाहिए था, इस 60% में 80% क्वेश्चन होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। आपको वो 40% सिलेबस फाइंड आउट करना है जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आपका जो जीपेट का एग्जाम का होगा उनका 80% क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है ना। तो वो सिलेबस अगर आपको पता लग जाए तो आप बहुत कम मेहनत करके अच्छा स्कोर कर सकते हो या फिर इजीली क्रैक कर सकते हो। देखो, वो 40% सिलेबस का कैसे मिलेगा आपको, कहीं पे तो ऐसे लिखा नहीं रहता है कि यही 40% सिलेबस है, यही पढ़ लो, इसी से 80% क्वेश्चन आता है। तो आपको 80% क्वेश्चन में से जितना हो जाएगा 40% अच्छे से पढ़ने से हो जाएगा, ऐसा कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो वो आपको खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और अगर ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ये सब में कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत दे भी देते हैं, एग्जैक्टली डायरेक्ट वो लोग दे नहीं देता कि ये पढ़ लो और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। वो लोग उसी टॉपिक को सबसे पहले कवर करते हैं ताकि बच्चे उसको रिवाइज भी कर पाए। तो देखो, उस 40% सिलेबस को आपको कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको कुछ चीज़ का हेल्प लेना होगा। एक है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको सिलेबस इधर रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इधर रखना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आए हैं ना, लगभग मिनिमम मैं बोलता हूँ 3 साल का क्वेश्चन कलेक्ट करो। 3 साल का क्वेश्चन कलेक्ट करो। सपोज 18, 19, 20 का कलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद अब क्या करो,
उस क्वेश्चन से आप सिलेबस के साथ मैच करा के जाओ कि कौन सा क्वेश्चन को कौन सा टॉपिक से आया है, और जिस भी टॉपिक से आया है ना, सपोज कुछ भी यहाँ पे एक स्यूटिक्स के कुछ टॉपिक हो गया, टेबलेट या फिर कुछ भी एक हो गया, तो उसमें आप ऐसे मार्क करो। तो सपोज 2018 में वहाँ से एक क्वेश्चन आ गया पार्टिकल साइज के ऊपर या कोई भी, फिर तुम देखो 2019 में आया है कि नहीं, सपोज 19 में भी ऐसा आ गया और उसमें फिर से एक मार्क करो, और 20 में आ गया तो 3 मार्क करो। तो मिनिमम मैंने 3 इयर्स का बोला। आप ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए ना, वो 40% क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए, 40% सिलेबस फाइंड आउट करने के लिए आप 5 इयर्स या फिर उससे भी ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो रेशियो होता है ना, वो इस तरह का ही होता है, जितना ज़्यादा आप सैम्पल नंबर लोगे इतना ज़्यादा वो एग्जैक्ट काम करेगा। तो अगर आप मिनिमम 3 साल का भी लिया और उसके बाद लास्ट में आप क्या करना, एनालिसिस करना कि कौन सा टॉपिक में ऐसे 3 मार्क आया है, मतलब 17, 18, 19, 20 का आया है, या फिर कोई भी जो 3 साल का लिया है। बहुत पुराना मत लेना, क्योंकि अभी जितना दिन ब दिन चेंज हो रहा है ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का काफ़ी मतलब जो भी पैटर्न है वो सब भी थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, और बच्चे काफ़ी अभी ऑनलाइन होने से ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा सभी बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और ये जब से कोविड आया तब से कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। तो कोविड के वजह से आप ऐसा मत सोचना कि बच्चे नहीं पढ़ रहा होगा, क्लास तो नहीं हो रहा है। हाँ, क्लास नहीं हो रहा है, उनका जो भी मतलब क्लास रिलेटेड चीज़ है वो तो कम हो रहा है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना काफ़ी टफ हो जा रहे। तो देखो हम क्या बोल रहा था कि हाँ, प्रीवियस ईयर से ना क्वेश्चन मैच करना और टॉपिक के साथ मैच करना। तो जिस भी टॉपिक में ऐसे 3 डॉट आपको मिल जाएगा, मतलब तीनों साल में आया है, वो आप मान लो कि वो आपका 40% सिलेबस में आने वाला है। या फिर अगर किसी टॉपिक से 2 बार भी आया गया लगातार, तो वो भी आप 40% में ऐड कर सकते हो। और अगर आप ये सिंपल नंबर थोड़ा ज़्यादा लोगे, आई मीन 5 ईयर्स का ले लोगे, तो जिस टॉपिक में मतलब 3 बार से लेके ऊपर आया है, तो वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी एक सिलेबस से सपोज एक पार्ट से ना 5 साल में एक ही क्वेश्चन आया है सपोज, तो आप मान सकते हो कि वो आप इस पार्ट में रख सकते हो, 60% वाला सिलेबस में रख सकते हो, और आप उसको थोड़ा मतलब बाद में सीखने के लिए रख सकते हो, ठीक है ना। तो जो पार्ट ए होगा, आई मीन 40% वाला सिलेबस होगा, उसको क्या करना है, आपको अलग से एक पेज में लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले 40% वाला सिलेबस पार्ट आपको फाइंड आउट करना है, और उसके बाद एक पेज में लिखना है। और आपका टारगेट रहना चाहिए कि ये 40% जो सिलेबस है उसको मैं 100% अच्छे से सीख लूँ, और उसको बीच बीच में रिवाइज भी करना है। रिवाइज आपको इसी पोर्शन को करना है, ना कि उस पोर्शन को। और अगर आपने बहुत जल्दी 40% कंप्लीट कर लिया आपका, उसके बाद आप इस 60% वाला पोर्शन में भी थोड़ा बहुत जा सकते हो। आप उससे देख लो कि कौन सा आने का थोड़ा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो उसको थोड़ा बहुत देख लो। आई मीन 10% भी देख लोगे, यहाँ से 40% तो है ही, 50% सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हो इस चीज़ को लेके, तो इस 40% के साथ यहाँ से हार्डली 20% मैक्सिमम निकाल लेना, तो 60% सिलेबस हो जाएगा। और अगर आपने 60% सिलेबस कर लिया, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगभग 90% क्वेश्चन आपका उस 60% से ही आ जाएगा, या फिर 90% से भी ज़्यादा। और 90% से ज़्यादा अगर आप करके जाओगे ना जीपेट काइंड ऑफ एग्जाम में, तो आप बहुत अच्छा ऑल इंडिया रैंक ले आओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो आप बस यही बात याद रखना कि आपको थोड़ा मेहनत करना है इस 40% सिलेबस को फाइंड आउट करने में। और अगर आप हसन एकेडमी इस चैनल में जुड़ी रहोगे ना, तो मैं सबसे पहले इस 40% को ही आपको कराने वाला हूँ, और उसके बाद जब टाइम रह जाएगा उसके बाद मैं इस 60% में धीरे धीरे आ जाऊँगा। और एक दिन ना एक दिन मैं पूरा जीपेट का सिलेबस, नाइपर का सिलेबस इस चैनल में ओवर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं करा दूंगा, ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, और एक दिन ना एक दिन करा ही दूंगा। हालांकि ये नहीं बोल सकता कि इसी जीपेट से पहले मैं पूरा 100% सिलेबस करा दूंगा, क्योंकि 100% का जरूरी ही नहीं है ना। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही कराना है, तो सबसे ज़्यादा मैं पहले यही कराऊंगा, और उसके बाद धीरे धीरे उधर जाऊंगा, ठीक है ना। और देखो, ये जो 40% 60% इस तरह का रेशियो का जो बात है ना, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव इसी एग्जाम में काम होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व किया होगा कि देखो, आप 10 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, यू आर स्टडिंग 10 आवर्स, बट कैजुअली आप मोबाइल भी कुछ यूज़ कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, खाना खा रहे हो, देख रहे हो, ये कर रहे हो, उधर कर रहे हो, और उसके बाद आप सपोज किसी एक टॉपिक पे कुछ सीखा है, और वही सेम टॉपिक को अगर कोई बंदा 4 आवर्स फुल
100% फोकस से सीखेगा ना, तो ये बंदा बहुत अच्छा कर लेगा। आपका 10 आवर्स पढ़ने से ज़्यादा ये 4 आवर्स में इतना आउटपुट आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका लाइफ में भी ये यूटिलाइज होता है कि आपको फोकस जो हो ना, फोकस सबसे ज़्यादा करने से ना तो कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आ सकता है। और बस इतना ही। जो भी जीपेट का स्टूडेंट है, कुछ जीपेट का बच्चे ने वो ईमेल भी किया था मुझे कि ऐसे आप कब से क्लास शुरू कर रहे हो और ऐसा वगैरह। देखो क्लास अभी तो स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि नाइपर का जो प्रोसेस चल रहा था उनका अभी काउंसलिंग चल रहा है, और 1-2 दिन में सबका मतलब कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे, और शुरू हो ही गए। आज जीपेट का फर्स्ट वीडियो आया है तो अभी धीरे धीरे आ जाएगा। उसके बाद 1-2 स्ट्रेटेजी का वीडियो आएगा, ताकि बच्चे जब भी बाद में स्ट्रेटेजी मांगे ऐसा कुछ पूछते रहे तो उनको मैं बोल पाऊँ कि मेरा पहले का वीडियो जाके देख लो, ठीक है ना। तो अभी 1 हफ्ता के अंदर पूरा मतलब सिलेबस प्रॉपरली शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले मैं जो भी कराऊंगा ना वो 40% वाला पोर्शन ही रहेगा, ठीक है। सिलेबस मेरे पास है, मैं देख लूँगा और उसके बाद मैं कराना शुरू करूँगा। अब देखो, अब जीपेट के लिए हो गया। अब नाइपर जो बच्चे का वो चल रहा है, काउंसलिंग चल रहा है, उनके लिए कुछ बात करना है। देखो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा सबको कि आप लोगों का जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना वो 1-2 दिन इंक्रीज कर दिया गया। आई थिंक 22 तक कर दिया गया। काफ़ी बच्चों का बहुत सारे इशू आ रहा था, ओटीपी रिलेटेड या फिर कुछ इस तरह का इशू हो रहा था, तो उनके लिए थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है। तो आप देख लेना क्या है क्या नहीं, और उस प्रोसेस से कर लेना। और देखो जिनको भी ये लग रहा है कि मुझे सेकंड बात जो है ना, जिनको भी ये लग रहा है कि मेरा रैंक पीछे है, मुझे अपना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं मिल पाएगा, और कहीं ना कहीं कुछ तो लग रहा है कि नाइपर नहीं मिल पाएगा, जो भी हो, तो वो मैंने प्रोसेस सिखा दिया कि आपको किस तरह से प्रेफरेंस फिलअप करना है। प्रेफरेंस फिलअप अपने तरीका से ही करना है, चाहे आप अपने आप को जज नहीं करना है, वो सब अलग बात है। देखो अगर आपको लग रहा है कि आपको नाइपर नहीं मिलेगा और ऐसा कुछ, तो मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिया मैं जो फार्मा कॉलेजेस है ना उसके ऊपर। रिसेंटली एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बहुत सारे कॉलेजेस का डिटेल्स बोला हूँ। 10 टॉप 10 इंडियन कॉलेज का ना डिटेल्स में मैंने डिस्कशन किया हो कि कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, कितना सीट है, और कहाँ कहाँ फॉर्म फिलअप चल रहा है अभी कल टुमारो 22 को ना अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप लास्ट डेट है। आप जिनको भी अप्लाई करना है जल्दी से कर लो। और बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे फॉर्म फिलअप चल रहे हैं, और इसके लिए आपको हसन एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। मैं वहाँ पे ही बोलूँगा क्योंकि सीट लिमिटेड रहता है, 2, 4, 5 सीट रहता है। मैं पूरा कहीं दूसरा जगह में बोलना मुझे पसंद नहीं है। मैं अपना चैनल में बोल दूंगा कि वो उस कॉलेज में फॉर्म फिलअप चल रहा है, आप जल्दी से अप्लाई कर लेना। और तीसरी बात, चाहे आपका एडमिशन कहीं भी हो जाए, नाइपर हो जाए या फिर कोई भी टॉप फार्मा इंस्टीट्यूट में हो जाए, देखो जो भी लोग पीए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर मेडकेम बोल लो, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड एनपी, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा ना, या फिर 1-2 और सब्जेक्ट भी था, आई थिंक स्यूटिक्स को भी वो सब्जेक्ट होता है। देखो अब अगर इस डिपार्टमेंट में से होगा ना तो नाइपर का मुझे तो डिटेल्स पता है कि फर्स्ट सेम में आपको एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन, ऐसा कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्टरी एक चैप्टर मिलेगा, ठीक है ना। एक मतलब आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, तो उसमें आपको सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया ही लेना है, एनएमआर क्या है, आईआर क्या है, और उसका थोड़ा बहुत मास क्या है, किस तरह से क्या काम होता है। और एनएमआर में भी HNMR, NC13 एनएमआर और डेप्थ वगैरह थोड़ा बहुत देखना होता है, जो भी हो। तो इसका थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए, जिसके लिए मैं क्या करूँगा, हार्डली 10 से लेके 12 क्लास ही मुझे ज़रूरत होगा। तो या फिर मैक्सिमम 15 क्लास लगेगा, या मैक्सिमम 15 क्लास, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि क्लास में ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकता, तो 15 क्लास लग सकते हैं। तो उसको मैं 20 में, जीपेट का सिलेबस का 20 में ना, जब आप लोग वहाँ पे एनरोल हो जाओगे फर्स्ट सेम MS में, तो उसके टाइम करा दूंगा। और उसके बाद देखो जब आप सेकेंड सेम में जाओगे ना, सेकेंड सेम में जाओगे PA एंड NP एंड मेडकेम भी बोल सकते हैं, मेडकेम तीनों, मेडकेम में कहीं कहीं नहीं रहता, फिर भी रह सकते हैं। देखो अब तीनों NP और PA को तो रहता ही है, नेचुरल प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री को तो सीखना ही होता है वो टॉपिक। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिटेल्स आपको सीखना होता है, ठीक है ना। हाउ टू फाइंड आउट स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, इस अननोन स्ट्रक्चर को आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है, जो कि प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। और ये सब्जेक्ट ना, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिटेल्स सब्जेक्ट होगा ना सेकेंड सेम में, ये काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी टफ हो जाता है, और कुछ लोगों के लिए तो वो एडवांटेज बन जाते हैं, या फिर
वो इजीली स्कोर कर जाते हैं। तो देखो इस टॉपिक को मैं डिटेल्स में सिखाने वाला हूँ। आई थिंक वो होगा आपका जनवरी के बाद, हाँ सेकेंड सेम होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर ही हो जाएगा। तो उस टाइम में लगभग 15 दिन में तो नहीं होगा, लगभग 20 to 25 डेज लेके ना पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं आपको वहाँ पे डिटेल्स में सिखा दूंगा, ताकि आपको नाइपर में या फिर आप जहाँ भी मास्टर कर रहे हो वहाँ पे कुछ इशू ना हो। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है आप हसन एकेडमी टेलीग्राम चैनल या फिर मेरा यूट्यूब चैनल में जुड़े रहो, ताकि आपको ये सब मिल जाए। मैं आपको बोल रहा हूँ आज, आप ये जब वहाँ पे जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि सेकेंड सेम में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलता है वो आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है किसी बच्चे के लिए, ठीक है ना। तो मैं डिटेल्स में आपको ये सब इजी तरीक़े से सिखा दूंगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और मैं जो भी कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ ना मेरा खुद के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह, तो वहाँ पे भी मुझे ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सीखना भी होता है। तो आपको मैं सिखा दूंगा तो मेरा भी फ़ायदा है, मेरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही है। और आप लोग जितना हो सके ना अपना जूनियर को ये चैनल का लिंक दे दो, क्योंकि जीपेट का सिलेबस शुरू हो गया है, तो अब आ ही जाएगा पूरा डिटेल्स धीरे धीरे। और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। जीपेट का आपका जितना भी दोस्त लोग है, क्लासमेट लोग है, आप सबको दे दो। कुछ जीपेट के बच्चे तो मुझे पर्सनली ईमेल वगैरह कर रहा था कि कब क्या है, तो उनको भी पहुंच जाए तो अच्छा है। उनको तो पहुंच ही जाएगा, वो सब्सक्राइब करके रखा है। तो अब पूरा सिलेबस को ना उसको दे दो वीडियो का लिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर।